हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए आया हूँ अब आंसर, क्योंकि इसके पहले तो बहुत सारा सवाल मैं डाल चुका हूँ और अब आप लोग जो है आंसर की तलब कर रहे हो कि सर आंसर बता दो, आंसर बता दो। तो चलिए वहाँ तक भी मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक पॉसिबल है मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। और इसका मैं गेस किया था, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता दूँ कि किसका किसका मैं आंसर बताने वाला हूँ। पहले मैं सवाल देख, ताकि आप लोग को ना एक विश्वास नाम का जो चीज़ होता है ना, वो आपके अंदर पैदा हो जाए। तो बोले यस सर, यस इसका बता दिए, ठीक है। तो ये मैं गेस दिया था। अब देखो किसका किसका मैं आंसर बताने वाला। देखो जिसका मैं टिक लगा दिया ना, जिसका मैं टिक लगाया हूँ, इसका मैं आंसर बताने वाला हूँ। देखो कितना सवाल है, 12 और कुछ इधर भी है 15 तक सवाल तक मैं आंसर। आप इसको पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े तो अभी भी मौका आपके पास है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, रोक लिया मैं। उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। आंसर बताऊंगा तो बस ध्यान समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए आंसर बताते हैं। चलिए, तो एक बार मैं उस बार ही मैं बता दिया था इसको, जो बिहार बोर्ड में जो निकाला था ना, उसने भी मैं आपको बताया था। तो फिर से यहाँ पे हम जब गेस किए तो एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहला सवाल आपका क्या है, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसके उदाहरण क्या है। तो उदाहरण हमको देना पड़ेगा। चलिए तो पहले समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है, ठीक है। उसके क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, एक तरफ ये। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ भाग लेने वाले, भाग ले रहा, ये दोनों भाग ले रहा, ये दोनों भाग ले रहा, तत्वों के, तो तत्व है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। उसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ पे उदाहरण हो सकता है, ठीक है। एक बात याद रखिए, जो मैं गेस दे रहा हूँ ना, आज मैं गेस दे रहा हूँ, कल मैं दूसरा गेस देने वाला हूँ। तो आज ये सवाल आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपको याद हो जाता है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। और इन सवाल को आप अपने कॉपी पर नोट करो, एक लाइन से। इसलिए नोट करो क्योंकि जब एग्जाम करीब आएगा और अभी से जब याद हो रहेगा तो क्या होगा पता है, एग्जाम के टाइम पर एक बार रफली यूं ही आप देख लोगे, माइंड में सेट हो जाएगा। नहीं तो खोजते रह जाओ, कहाँ गया मेरा कॉपी, है ना, नोट कहाँ गया। चलो देखो सूचक क्या है, यह एक सूचक के नाम लिखिए। ये भी मैं बताया था आपके बिहार बोर्ड वाला में गेस में दिया था, जो मॉडल पेपर निकला था। सूचक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है। कोई रंजक है और रंजक का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब ये होता क्या है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, अम्ल या क्षार की उपस्थिति को मापते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। ये सूचक का काम है, मतलब सूचक मतलब इंडिकेटर बोले, है ना, इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है कि अम्ल है या क्षार है, उसकी उपस्थिति को जांचते हैं। जैसे कि आप लिटमस पत्र से देखते हैं, है ना, लिटमस पत्र हो गया, मेथिल ऑरेंज से भी इस्तेमाल करते हैं, हल्दी से भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन सब से क्या करते हैं हम लोग, ये सूचक है, ठीक है, ये सूचक है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज, कोई चीज़ है, कोई द्रव्य है, अब वो अम्ल है या क्षार है, उसकी जानकारी के लिए हमको सूचक की आवश्यकता पड़ती है। अगर नहीं पता चलेगा तो फिर क्या होगा, बैटरी वाला पानी भी कोई घट पी लेगा। पता क्या चला कि बैटरी वाला पानी पीना नहीं है, वो अम्ल है। जब उसमें आप डालोगे, है ना, जब उसमें डालोगे मिथिल ऑरेंज या तो फिर ये लिटमस पत्र डालोगे तो नीला को लाल कर देगा। जैसे नीला को लाल किया समझ आना, अच्छा ये अम्ल है। और अगर लाल को नीला करे तो क्षार, है ना। तो लिटमस पत्र वो है, इसका मेथिल ऑरेंज से भी हम लोग इसका सूचक से के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला है ऑक्सीकारक क्या है, देखिए। वैसे पदार्थ जो दूसरे अभिकारकों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उसे ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीकरण समझ रहे हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन जो है निकलता है बाहर। तो वैसे पदार्थ यहाँ पे है, वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा था, लेकिन ऑक्सीकारक एक पदार्थ है, ठीक है। वैसे पदार्थ जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसे क्या करता है, ऑक्सीकृत कर लेता है, अपने तरफ बना लेता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या करता है, ऑक्सीकृत बनाता है, तथा स्वयं अपचयित होता है, खुद क्या होता है, अपचयित होता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। याद हो जाएगा। चलिए संक्षारण देखिए क्या होता है। संक्षारण का मतलब सिंपल सा मतलब समझे, संक्षारण का मतलब नष्ट, संक्षारण का मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना, है ना, बर्बाद होना, खत्म हो जाना, ये होता है। तो बोलता है क्या कि संक्षारण जब कोई धातु जल और वायु के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के कारण धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कोई भी वस्तु है, या तो जल या वायु की उपस्थिति में अगर कोई वस्तु आ गया तो क्या होता है, वो धातु के ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, वो बदल जाती है।
ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि वायु में तो ऑक्सीजन है और जल में भी ऑक्सीजन रहता है, जल में घुलित ऑक्सीजन है, तभी तो मछली जल में सांस लेती है। तो जल में भी ऑक्सीजन है, वायु में भी ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, धातु ऑक्साइड में बदल जाती है, अर्थात धातु धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होना शुरू करता है, हो जाता है, जिसको हम जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। इसको हम लोग लोहे पर जंग लगा इसको लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे संक्षारण कैसे समझेंगे आप, लोहे पे जंग लग रहा, ये लोहा क्या हो रहा, संक्षारण हो रहा। चांदी पे जंग लगना, चांदी क्या हो रहा, चांदी पे काला होता है, जंग चांदी पे काला पड़ जाना। फिर देखते सोनार के यहाँ जाते हैं, चांदी को सही करवाते हैं ना, तो चांदी का काला होना मतलब चांदी पर चांदी संक्षारण हो जाना। ठीक है, अब देखो ये आपका सवाल था, ये तो मैं गेस नहीं किया था, लेकिन चूंकि गेस संतुलित समीकरण तो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं लास्ट में बता दूंगा। हालांकि मैं आपको बता दिया कैसे संतुलित समीकरण करना, इजी है। सवाल ये दिया हुआ था आपको और इसको करना था संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण करने की सिंपल फंडा है कि दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या करते हैं, बराबर करें। संतुलित समीकरण का सूत्र यही डिफिनेशन ही होता है जिसके दोनों तरफ अभिकारकों और प्रतिफलों या अभिकारक प्रतिफल के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। देखिए यहाँ क्या था, देखो BaCl2 था, यहाँ पे Cl देखिए 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 करने के लिए, इसको 2 करने के हम यहाँ पे देखिए 2 लगा दिए। तो जब यहाँ पे 2 लगाए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, अब क्लोरीन तो 2 ही था पहले से, जब किए तो 2 हो गया पहले से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो BaCl2 है ना, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, इसलिए यहाँ पे दोनों काम हो गया। बाकी सारा देखो BA1 हो गया, SO4 4, यहाँ भी देखो SO4 4, क्लियर है। यहाँ पे भी इसी तरह से देखो MnO2 HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे देखो MnO2 HCl, यहाँ पे HCl एक है, हाइड्रोजन भी 1, क्लोरीन भी 1। यहाँ देखो क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, लगा दिए। अगर 2 लगाते हैं तो देखो क्लोरीन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 4 है यहाँ पे क्लोरीन, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। और जब यहाँ पे 4 लिख देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 ही है, तो फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब क्लोरीन तो 1, देखो 1 यहाँ 2 हो गया, मैग्नीज Mn यहाँ पे Mn 1 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो, अब आगे है आपका, आगे क्या है, संयोजक बंधन क्या है, ये संयोजन बंधन क्या है, वही है। संयोजक बंधन क्या है, संयोजन बंधन क्या है, सेम बात है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। संयोजन बंधन क्या है, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, सहसंयोजक बंधन, मतलब सा का मतलब होता है साझा करना, है ना, तो संयोजक मतलब मिल जाना, मिल करके साझा करना। जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा, यहाँ पैसा वाला साझा नहीं है कि घूस दे रहा है इसको उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का बहुत ईमानदार होते हैं इन लोग, है ना, तत्व में बोले तो जितना देंगे उतना लेंगे, ऐसे होता है। तो जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा, हर इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अब अष्टक पूरा करने के चक्कर में क्या करेगा, साझा करेगा। उनके बीच बना हुआ जो रासायनिक बंधन, उनके बीच जो बंधन बनता है उसी बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन। देखिए हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, तो हाइड्रोजन दोनों 1 1 यहाँ पे साझा किया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2, चूंकि लास्ट टाइम 2 भी पूरा होना, हाइड्रोजन का तो आखिर में तो 1 2 है, 1 ही है, तो वो 2 बनना चाहेगा। ठीक है, बाकी सब लोग जो है ना 8 बनने की कोशिश करता है अपने आखिर में। क्लोरीन देखो तो 2 8 7 होता है, 7 आखिर में, तो इसको हम 8 बनना है। क्लोरीन चाहता है कि हम 8 कैसे बन जाए, तो क्लोरीन 2 है ना, तो ये क्या करता है ना, ये क्लोरीन के 2 परमाणु है ना, तो आपस में क्या करते हैं, एक क्लोरीन इसको देगा, एक क्लोरीन इसको, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो देखो 2 हो गया। अब ये 2 जोड़ेंगे तो कितना 8 हो गया, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो क्लोरीन इधर भी 8 इधर, दोनों कम बन गए। कितना ईमानदार है। देखो नाइट्रोजन भी करते हैं, तो नाइट्रोजन में त्रिबंध बनता है, त्रिबंध, क्योंकि देखो 3 यहाँ पे करता है। अगर नाइट्रोजन को देखा जाए तो लास्ट में कितना है 5, इसको सिर्फ 3 चाहिए, 8 बनने के लिए, तो 3 इससे लिया, ये 3 इससे लिया, तो देखो 6 3 8, इधर भी 6 3 8। चलिए सवाल है क्या, अम्ल और भस्म में 2 अंतर बताइए। देखिए अम्ल भस्म इजी, हालांकि बहुत सारा अंतर है, लेकिन यहाँ पे जाने, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है, भस्म का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है। बहुत सारे ऐसे डिफिनेशन ही समझ लो उसका अंतर है। देखिए सजातीय श्रेणी क्या है, समझ लिए, बहुत अच्छे तरीके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सजातीय श्रेणी, आप ये मत सोचना सर जो आंसर गेस दे क्या वो आएगा, ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट करते, तो मैं उसको सिर्फ यही सवाल का जवाब देता हूँ। अगर जो मैं गेस दिया हूँ इससे अच्छा क्रीम सवाल आपके पास है तो उसी को याद कर लो, छोड़ दो इसको, हो गया क्लियर बात है ना। अरे ये सब सवाल है तो कौन सा सवाल आएगा देखना एग्जाम में, गेस कर रहा हो ना, मिलेगा, टैली करेगा। अब कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही आ जाए, हम ये नहीं बोलते, हम नहीं बोल रहे कि पूरा आ जाए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है यार, हम गेस ही कर सकते हैं ना। अब बोर्ड पे डिपेंड करता है बोर्ड कैसा सवाल देता है। सजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण देखिए। सजातीय का मतलब क्या होता है, सजा हुआ। सजातीय का मतलब जैसे AP पढ़े ना, AP क्या होता है 2 4 6 8, मतलब 2 2 का डिफरेंट होता है। जैसे 3 6
9, 12, 3 का डिफरेंट हो रहा है। तो सजा हुआ वो है, उसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। अब ये सजातीय श्रेणी केमिस्ट्री में परिणाम को है। तो सजातीय वैसी यौगिक की श्रेणी होती है जिसके सभी सदस्यों को किसी सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है। यानी कि कोई भी सदस्य हो ना, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी हो, इसको बोल रहा सदस्य। यहाँ पे सदस्य का मतलब क्या हुआ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या तो एल्किल हो गया या हाइड्रोक्सिल हो गया, जो भी हो, है ना, या एल्केनॉल हो गया। तो वह वैसे यौगिकों की श्रेणी जिसके सभी सदस्यों को किसी सामान्य सूत्र को व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी क्रमागत सदस्य के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। चाहे एल्केन को भी ले लोगे तो एथेन, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन सब में देखेंगे तो CH2 का डिफरेंट रहेगा। अब फार्मूला भी होता है ना, CH2n प्लस CnH2n+2, है ना, इस तरह भी होता है CnH2n का अंतर होता है। इस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं, समजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी वही बात है, ठीक है। सवाल आ सकता है कि समजातीय श्रेणी क्या या सजातीय श्रेणी क्या। तो क्लियर हो गया कि वैसे यौगिक की श्रेणी जिसके सभी सदस्यों को किसी सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र जो है CH2 का अंतर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे CH4 और CH2 C2H6, ये मीथेन है, ये एथेन है। तो देखो मीथेन के बाद एथेन आता है, क्रमागत होना चाहिए, क्रमागत, है ना। देखो बोला ना क्रमागत, एक लाइन से। तो CH4 हो गया, C2H6, तो मीथेन, एथेन। तो इन दोनों का अंतर देखो, कार्बन यहाँ पे एक, कार्बन यहाँ पे एक, कितना अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। 6 में से 4 घटा दो, कितना जाएगा 2। तो यहाँ पे हो गया ना, CH2 का अंतर हो गया। यही तो सवाल था हमारा। चलिए, ये हमारा 8वां सवाल हो गया। तो नंबरिंग में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि एक सवाल बढ़ गया, चूंकि हम संतुलित समीकरण वाला गेस नहीं किए थे ना, तो आपको जो मैं गेस दिया हूँ उस गेस में ये जो है सवाल है 8वां नंबर पे। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके दिल की तस्कीन हो जाएगी जी। देख लीजिए यहाँ पे मुकम्मल आप इस विश्वास हो जाएगा आपको। देखो यहाँ पे 8वां नंबर कौन सवाल है, एनोडीकरण। बीच में मैं वो सवाल नहीं दिया था, एनोडीकरण है। चलो एनोडीकरण पढ़ते हैं। एनोडीकरण क्या है, एकदम दिल थाम के बैठना और समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। एनोडीकरण क्या है, एल्युमिनियम की बनी एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघटक के रूप में उपयोग करके विद्युत धारा प्रवाहित करने से एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। सिंपल बात है, मतलब एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कब, जब एल्यूमिनियम की बनी हुई एक साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं। क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की रहता है और उसको क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। उसका नाम देते हैं एनोड। एनोड बनाकर एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघटक से, मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को वैद्युत अपघटक, मतलब समझ रहे हैं, बिजली विद्युत धारा प्रवाहित कर, वैद्युत अपघटक मतलब विद्युत धारा, है ना, के रूप में उपयोग करके विद्युत धारा प्रवाहित करके एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जब एनोड हम यूज करते हैं एल्युमिनियम का एनोड बना करके और सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघटक के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब एक पानी रहता है डिब्बा में डाला हुआ, एक छड़ होता है एनोड का। अब उसमें जो है ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे एक बाल्टी पानी भरा हुआ, पानी नहीं हो रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, ठीक है, बाल्टी में, और एक छड़ डाला हुआ एल्युमिनियम का जिसको हम एनोड बोल रहे हैं। अब उस पानी में वो जो एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल है तनु, उसमें विद्युत धारा करंट प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर जो है ना, जो हम एनोड बनाए थे एल्युमिनियम वाला, उस पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है, जो एल्युमिनियम के साथ संयोग करके एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में उस वस्तु की बाहरी सतह पर एक मोटी परत बना लेती है। तो जो ऑक्सीजन जो निकलती है ना, जो ऑक्सीजन निकलती है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या होता है, एल्युमिनियम के साथ क्या होता है, संयोग करता है। कौन, जो गैस निकल रही है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में उस वस्तु की बाहरी सतह पर क्या होती है, मोटी परत बना लेती है। क्लियर है, जिससे धातु का संक्षारण का रुक जाता है। ये एनोडीकरण का। तो एनोडीकरण करने का सिंपल तरीका यही है कि धातु का संक्षारण ना हो। अब समझ में आ गया एनोडीकरण क्या है, यानी कि एल्युमिनियम के एक बनी हुई साफ वस्तु एनोड लेते हैं और उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को आप विद्युत अपघटक के रूप में उपयोग करके विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। किस पर, एनोड पर। और जब मुक्त होती है तो ये ऑक्सीजन गैस छोड़ता नहीं इसको, ये बोलता हम तेरे साथ आएंगे, है ना। ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम, जो है एल्युमिनियम का जो छड़ है उसके साथ संयोग करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब उस वस्तु की बाहरी सतह पर क्या होता है, मोटी परत बन जाती है। और जब मोटी परत बन जाएगी तो वस्तु संक्षारण होने से बच जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। समझ में आ रहा। और CO2 क्या है, क्षारीय। बोलता क्या कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जो घोल होता है, अगर उसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ऑब्जेक्टिव सवाल में आ सकता है कि CO2 की प्रकृति क्या होती है,
क्षारीय होता है, याद रखिएगा क्या होता है, क्षारीय होता है। इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। समझ आ गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन, सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन रहेगा तब होगा क्षारीय, समझे। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन रहेगा तब क्षारीय होगा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि जब उसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है, क्षारीय है, जिसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय है तो फिर सोडियम कार्बोनेट का भी जलीय विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। 9वां सवाल हो गया। 10वां सवाल देखिए, खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच क्या अंतर है। ये सब सवाल है यार, इस तो आपको याद होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अपना फर्ज निभा रहा हूँ, ठीक है। चलिए टेंशन नहीं है, बहुत मेहनत से लिखना पड़ता है, लेकिन ये है कि व्यूज़ थोड़ा कम आते हैं ऐसी वीडियो में, लेकिन क्या करूँ, आपके लिए तो दिलो जान मेरा हाजिर है। खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच क्या अंतर है। देखिए वैसा पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, पृथ्वी खोदते हैं ना तो खनिज निकलता है, हमारे घर में नहीं, आपके घर में नहीं, जहाँ पे उद्यान, जहाँ पे ये खान होता है खनिज वगैरह का, तो वैसा पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। मतलब एक कोई पदार्थ है पृथ्वी के अंदर पाया गया कोई पदार्थ, अब उसके अंदर धातु की मात्रा, अरे इसमें कौन धातु है, लोहा है, अच्छा धातु की मात्रा पाई जा रही है, उससे क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। अब उस खनिज को क्या करते हैं ना, वैसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सस्ते दर पर आसानी से किया जाता है। मतलब जो खनिज हम पाए जमीन के अंदर से जिसमें धातु की मात्रा थी, अब उस खनिज को क्या किए, हम निष्कर्षण करने की कोशिश करें, निष्कर्षण, क्यों, हमको धातु निकालना है, खनिज से धातु निकालना। अब जब जैसे देख लिया हम कोई खनिज निकला, हमको लगा अरे इसमें इसमें कुछ धातु की मात्रा है तो ये खनिज है, चलो ये, तो जो निकला ना, जो हम निकाले जमीन के अंदर से, वो क्या हुआ, खनिज। अब उस खनिज को, जैसे मान लीजिए कि हेमेटाइट निकल गया, ठीक है, अब उस खनिज को हम नहीं जान रहे कि हेमेटाइट है किस क्या है, ठीक है। अब उस खनिज को निकाले और उसको क्या किया, निष्कर्षण किए, सस्ते दर पे एकदम आसानी से निष्कर्षण किया जाता है, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा वो हेमेटाइट, अयस्क बनेगा, ठीक है। तब वो हेमेटाइट से अयस्क से धातु का निष्कर्षण अलग प्रक्रिया से होता है। वन संरक्षण हेतु क्या कदम उठाया जा सकता है। आपके एग्जाम में अगर सवाल आ गया कि वन को संरक्षण करना तो क्या कदम उठा सकते हैं, मैं यहाँ पे बताया हूँ कि वनों की कटाई कम की जाए, है ना, कम से कम की जाए। दूसरे कि लकड़ियों की जगह लोहा, स्टील एवं प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। लोग तो आजकल फर्नीचर ही उपयोग करता है, और क्या बोलते हैं वो पलंग होता है ना, क्या होता है जो शादी में देता है पलंग, क्या होता है, बड़ा सा हैवी रहता है पलंग, सब लकड़ी वाला चाहिए, गेट लकड़ी, खिड़की लकड़ी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लकड़ी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वन संरक्षण आप कैसे रोक पाएंगे। तो वनों को संरक्षण करने के लिए लोहा, स्टील, प्लास्टिक बनी वस्तुओं को इस्तेमाल करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार वनों की कटाई करें, लेकिन कटाई करने के बाद हम उसको वन को और रोपें, पेड़ को और लगाना जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता तो पड़ेगा। जब आपको फर्नीचर बनाना है तो पेड़ तो काटेंगे ही काटेंगे, लेकिन जब पेड़ काट लिए तो उसके यहाँ पे एक पेड़ के बदले कम से कम 10 पेड़ लगा दो, क्योंकि 10 पेड़ फलने में तो टाइम भी तो लगेगा, है ना। चलिए, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं। देखो कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है, जानो। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लिखने पर 1s2 2s2 2p2, ठीक। अर्थात कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब जिस कार्बन के बाहरी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, मतलब इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 4 होती है, जो अधिकतम है। और यह संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं कर सकता है। कोई भी तत्व होता है तो अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को त्यागता या ग्रहण करता है। जैसे क्लोरीन है तो लास्ट में 7 बचा तो ग्रहण करना, 8 अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन कार्बन में 4 है आखिरी में, तो ये ना तो त्याग रहा ना तो ग्रहण कर रहा। अब जब त्याग ही न रहा ना तो ग्रहण कर रहा तो बेचारा क्या करेगा, साझा करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। क्लियर है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। और एक सवाल आता है कि सबसे शुद्ध जल कौन है है ना। वर्षा का जल भी शुद्ध जल नहीं माना गया, लेकिन ऑप्शन में रहे वर्षा जल तो मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आश्रित जल, अब देखिए क्योंकि वर्षा का जल में जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो शुद्ध जल नहीं हो सकता है। लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए और ऑप्शन रहे तो वर्षा का जल तो फिर मार सकते हैं, और वर्षा जल आश्रित जल दोनों रहे तो आश्रित जल को पहले आप तरजीह देंगे, ठीक है। चलिए देखो, आश्रित जल में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता है और वर्षा जल में क्यों होता है। तो आश्रित जल आयनित नहीं होता, मतलब आश्रित जल तो टूटता नहीं है, आयनित नहीं होता, ठीक है। आयनित नहीं होता मतलब रहने वो इलेक्ट्रॉन में नहीं टूटता है। आश्रित जल इलेक्ट्रॉन में नहीं टूटता, आयनित नहीं होता है। और जब आयनित होता नहीं तो हम क्या जानते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आयनों का ही तो प्रवाह होता है। जो आप बिजली स्विच ऑन करते हैं तो तांबा की वायर से जो बिजली फ्लो करती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, आयन होता है जो फ्लो करता है ना, जो बहता है। इस जब तो आश्रित जल में तो आयनित होता नहीं, आश्रित जल तो आयनित हो नहीं रहा, जब हो नहीं रहा तो विद्युत धारा खाक प्रवाहित होगा, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं करता। लेकिन वर्षा का जल आयनित होता भाई,
है ना, ये आयनित होता है, अर्थात इससे होकर आयनों का प्रवाह होता है, इसलिए इससे होकर विद्युत धारा चालन करता है। क्लियर है यार, इसमें कुछ सोचने वाली बातें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस आश्रित जल समझ लीजिए कि आश्रित जल जो आयनित नहीं होता, जब आयनित होगा नहीं, हम तो ये जानते हैं कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो उसमें आयनों का प्रवाह होता है, लेकिन जब आयनित हो ना रहा तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा। अब वही अगर वर्षा का जल है तो वो तो आयनित हो रहा, और जब आयनित हो रहा तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। क्लियर है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, देखिए धातुओं का मिश्रण समझ लीजिए आप क्या, जब दो या दो से अधिक धातु को एक साथ मिलाकर एक नए धातु का निर्माण किया जाता है। ये देखो आप याद तो कर लेते हो, जब लिखने की बारी आता है तो एकदम तरतीब से लिखना है, कर्मानुसार लिखना है, सजा के लिखना है। जब दो या दो से अधिक धातु को एक साथ मिलाकर नए धातु बनाते हैं, नए धातु का निर्माण करते हैं, तो उस जो धातु बनता है उसको बोलते हैं क्या, मिश्र धातु। मिश्र धातु की जो शक्ति होती है ना, जो पावर होती है, धातु से भी अधिक होती है। क्या होती है, धातु से भी अधिक होती है। जैसे कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूराल्यूमिन। एक होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, यहाँ पे कमेंट करना आपको, ये तो याद करना ही है। इस कांसा किस किस धातु से मिलकर बना है, पीतल किस किस धातु में मिलकर बना है, सोल्डर किस किस धातु से मिलकर बना है, ड्यूराल्यूमिन किससे मिलकर बना है। तो इस तीनों को मैं ट्रिक बताया हूँ, शायद आपको याद भी होगा इसका। तो आप जहां से भी हो सर्च करके जल्दी से नीचे कमेंट करना। चलिए अब एक सवाल है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उपाय क्या है। चलिए देखिए, तो लोहे के जंग से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट में लिख दिया क्या, एक मैं इसको तिरछा में कर लूँ क्योंकि कॉपी दिखने रहा हो मैं। चलो देखिएगा, देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न उपाय है। पहला, जस्तीकरण करके, है ना, इसमें क्रियाशील धातु, इसमें कम क्रियाशील होना चाहिए, इसमें हो जाएगा, इसमें क्रियाशील धातु के ऊपर मतलब अधिक क्रियाशील बोले तो, है ना, इसमें अधिक लिख लीजिए यहाँ पे, रहने दीजिए। इसमें क्रियाशील, कोई धातु क्रियाशील है, ठीक है, अब उससे कम जो क्रियाशील धातु है उसका लेप चढ़ाते हैं। समझ, जैसे लोहा है, लोहा पे जिंक का लेप चढ़ाते हैं, तो पता क्या चल रहा, पता चल रहा अगर लोहा जिंक में बोल दे कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो लोहा पे क्या करते हैं, जिंक का लेप चढ़ाते हैं, तो पता चलता है लोहा ज्यादा क्रियाशील है और जिंक जो है कम क्रियाशील है। एग्जाम में आता है, ऑप्शन में देखे होंगे, एफी बहुत लगाते हैं आप लोग। इसमें क्रियाशील धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु को लेप चढ़ाते हैं। अब जब लेप चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जस्तीकरण, और इससे क्या होता है, धातु का संरक्षण रुक जाता है। ठीक है, अच्छा एनोडीकरण तो अभी पढ़ चुके, इनमें कम, इसमें क्या होता है, इसमें कम क्रियाशील धातु का एनोड दूसरे धातु का कैथोड बनाकर एनोडीकरण करता है। अभी जब हम लोग कर रहे थे एल्यूमिनियम को एनोड कर रहे थे, तो उससे एनोडीकरण करके भी हम क्या करते हैं, धातु का संरक्षण रोक सकते हैं। लोहा को जंग से बचाने का तरीका है, आप पेंट करके भी लोग बोल सकते हैं, पेंट करके जिंक जस्ता की परत चढ़ा करके। ओ सवाल तो खत्म हो गया। तो देखो इस वीडियो में आपको 15 सवाल बता दूँ, उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आपको और भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप नोट कर, मैं तो यहाँ पे अपने कॉपी में टिक लगा लिया हूँ, आप भी इन सभी सवाल को नोट करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा इरादा, जो उम्मीद मैं बनाया हूँ आप लोग से, वो उम्मीद नहीं तोड़ोगे और आप इस सभी सवाल को याद कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो भी सवाल है याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है, मुझे क्या जाता है, आप अच्छी बात है ना, सीखिए, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ इसको भी याद करो, मतलब उम्मीद है कि सवाल आ जाएगा। अच्छा इसके अलावा आप देखिए इस सवाल कितना बार रिपीट हुआ होगा, बहुत बार सवाल रिपीटेड है, और क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, आपका जो बिहार बोर्ड में जो गेस किया हुआ सारा को यहाँ पे मिल रहा। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि याद कर लो, आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं याद करेंगे फिर तो वो तो अल्लाह मालिक है। ठीक है, तो चलो फिलहाल मजा आया वीडियो तो लाइक करो, और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको बता दो कि सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में, 6:30 बजे शाम को, 9 बजे रात को क्लासेस चल रही है, आ जाओ फटाफट। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।